So they say that the girl with brown hair is singing a song. The phrase with brown hair is a prepositional phrase but it functions as an adjective. जैसे कि हमने पीछे आपको बताया था कि है तो prepositional hair with brown hair because with जो है वो क्या है preposition है और brown जो है वो noun है लेकिन ये prepositional phrase जो है ये end कहाँ पर हो रही है ये एक noun पर end हो रही है जो कि hair है तो ये है ये basically तो क्या है एक prepositional phrase है जिसमें क्या आएगा प्रीपोजिशन आएगी और एंड अप होगी कहाँ पर नाउन पर है तो एक प्रीपोजिशनल फ्रेज लेकिन इस जुमले के अंदर ये प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है ये काम करिए एज एन एडजेक्टिव सो द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज एडवर्ब फ्रेज now if we go back to the definition of adverb we come to know that adverb is something that adds into the meaning of verb. So adverb phrase is a group of words that functions as an adverb in a sentence. It consists of adverbs or other words that can be preposition, noun, verbs or modifiers that make a group with which works like ये with नहीं है ये which है which works like an adverb in the sentence. An adverb phrase functions like an adverb to modify a verb, an adjective or another adverb. Now look at the examples like he always behaves in a good manner. यानी इस जुमले के अंदर बिहेवियर की बात हो रही है अब वो बोल रहे हैं कि he always behaves in a good manner modifies verb behave ये किस चीज़ को मॉडिफाई कर रहा है यानी बिहेवियर कैन बी गुड बिहेवियर कैन बी बैड बिहेवियर कैन बी बिहेवियर कैन बी वेरी हार्श सो हम जिस चीज़ को मॉडिफाई कर रहे हैं वो बेसिकली क्या है वो है बिहेवियर तो ये स्टार्ट तो हो रहा है इन जो कि एक प्रीपोजिशन है और मैनर किस चीज़ का नाम है वर्ब के ऊपर ख़त्म हो रहा है तो ये है तो बेसिकली एक प्रीपोजिशनल फ्रेज लेकिन क्या कर रही है इन द सेंटेंस इट इज़ वर्किंग एज एन एडवर्ब फ्रेज दे वर शाउटिंग इन अ लाउड वॉइस एंड शी ऑलवेज ड्राइव्स विद केयर he sat in a corner of the room and he returned in a short while. So all this is talking about return, sat, drives or shouting or behavior. So a prepositional phrase can also act as an adverb phrase जैसे कि हमने ऊपर जिक्र किया for example in above sentences he always behaves in a good manner. The phrase in a good manner is a prepositional phrase but it acts as an adverb phrase here. ये हमने क्लास में बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया था आई होप कि अब आप लोगों को और ज़्यादा डिटेल से समझ में आ गया होगा and if you think that it is again you're feeling difficulty you can talk to me on the group and we can discuss it. The next thing is verb phrase. A verb phrase is a combination of main verb and its auxiliaries means helping verbs in a sentence like he is eating an apple she has finished her work or you should study for your exams or he has been sleeping for 2 hours तो इसमें is है has है should है has been है ये सारे के सारे auxiliary verbs हैं या helping verbs हैं जो कि main verb के साथ add हुए हैं जैसे is eating के साथ add हुआ है has finished के साथ add हुआ है should study के साथ add हुआ है and has been sleeping के साथ add हुआ है. Now, according to the generative grammar, a verb phrase can consist of the main verb, its auxiliaries, its complements and other modifiers. Hence, it can refer to the whole predicate of a sentence. यानी ये क्या करता है कि ये सेंटेंस के अंदर एज अ होल जो है वो क्या करता है उसको हेल्प करता है कि उसको मॉडिफाई करे उसके मीनिंग को और उसको जो है वो क्लैरिफाई करे जैसे यू शुड स्टडी फॉर द एग्ज़ाम अब यू शुड स्टडी फॉर द एग्ज़ाम में फॉर द एग्ज़ाम को क्या चीज़ हेल्प आउट कर रही है शुड स्टडी यानी आपके एग्ज़ाम्स हैं तो यू शुड स्टडी ना क्या कर रहा है ये चीज़ कॉम्प्लीमेंट कर रही है कि आप स्टडी करें क्यों स्टडी करें जो वर्ड शुड इन्होंने इस्तेमाल किया यहाँ पर वो बेसिकली हमें ये बता रहा है कि करनी चाहिए तो ये चाहिए क्यों बिकॉज फॉर द एग्ज़ाम्स यानी आपके एग्ज़ाम्स हैं इस वजह से वो कहता है कि द वर्ब फ्रेज कैन कंसिस्ट ऑफ मेन वर्ब इट्स ऑक्सिलरीज इट्स कॉम्प्लीमेंट्स एंड अदर मॉडिफायर्स
तो जेनरेटिव ग्रामर ये कहती है कि ये सारी चीज़ें जब आपस में मिलती हैं तभी होल बनता है या फिर एक सेंटेंस जो है वो अपना फुल मीनिंग कन्वे कर सकता है. The next is infinitive phrases. An infinitive phrase consists of an infinitive, to plus simple form of verb and modifiers or other words associated to the infinitive. यानी to के साथ जब भी कोई भी आप verb ऐड करेंगे तो वो क्या होगा, infinitive phrase बन जाएगी. An infinitive phrase always functions as an adjective, adverb or a noun in a sentence. For example, he likes to read books. अब ये टू रीड बुक्स कैसे काम कर रहा है, एक नाउन के तौर पे भी काम कर रहा है और जुमले के अंदर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के तौर पे भी काम कर रहा है. टू अर्न मनी इज़ अ डिज़ायर ऑफ एवरीवन. अब ये टू अर्न मनी एज एन सब्जेक्ट काम कर रहा है, इसके साथ इज़ हेल्पिंग वर्ब है, आ मॉडिफायर है, सॉरी आ डिटर्मिनर है, डिज़ायर क्या हो गया, ये हो गया आपका वर्ब, ऑफ एवरीवन क्या हो गया, बेसिकली ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट. ही शाउटेड टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट फायर. तो टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट फायर में आप देखते हैं कि टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट फायर एज एन एडवर्ब भी काम कर रहा है और वो ये भी बता रहा है आपको कि दिस पर्सन हैज़ शाउटेड. वाई ही हैज़ शाउटेड? बिकॉज ही वॉन्टेड टू इन्फॉर्म द पीपल अबाउट द फायर. सो ही मेड अ प्लान टू बाय अ कार. तो इसमें क्या है कि ही मेड अ प्लान टू बाय अ कार, किस लिए? बिकॉज यहाँ पे टू बाय अ कार किस तरह काम कर रहा है कि वो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है कि प्लान उसने बनाया है. ठीक है, तो प्लान किस लिए बनाया है? प्लान इसलिए बनाया है कि ही वॉन्ट्स टू बाय अ कार. तो to buy a car directly talking about the plan. So we can say that in this sentence this infinitive phrase is working as an adjective. Now we should talk about, or we are going to talk about gerund phrases. A gerund phrase consists of a gerund. Gerund का मतलब ये होता है कि कोई भी verb हो, ठीक है, और आपने उसके साथ ing लगा दिया हो. तो वो verb जो है बेसिकली gerund की जो डेफिनेशन है वो यही है कि मेन वर्ब के साथ आप जब ing लगा देते हैं तो उसको आप नाउन बना देते हैं, और जब आप उसको नाउन बनाते हैं और जुमले के स्टार्ट में या कहीं पर भी इस्तेमाल करते हैं उसको एज अ नाउन, तो वो वर्ब नहीं कहलाता या वर्ब प्लस ing नहीं कहलाता, बल्कि वो नाउन कहलाता है. सो वी गो थ्रू दिस डेफिनेशन ऑफ gerund phrase, that a gerund phrase consists of a gerund means verb plus ing and a modifier or other words associated with the gerund. A gerund phrase acts as a noun in a sentence. So we look through the examples now, and I like writing good essays. Now यहाँ पर like जो है वो एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है, लेकिन writing जो है वो एज एन एक्टिविटी इस्तेमाल हो रहा है, और उस एक्टिविटी को इन्होंने बेसिकली राइट के साथ ing जोड़ दिया. तो राइटिंग गुड एसेस का मतलब ये है कि राइटिंग गुड एसेस इज़ एन एक्टिविटी दैट दिस पर्सन लाइक्स. सो शी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम. So thinking about the problem over here is basically working as a gerund phrase. Sleeping late in the night is not a good habit. So sleeping will not be used over here as a noun plus ing, but it's something that is the name of an activity or name of a habit which is not good. So weeping of a baby woke him up. यानी बच्चे के रोने की आवाज़ ने उसको जगा दिया. तो बच्चे की रोने की आवाज़ एक ऐसी हैपनिंग थी जिसकी वजह से वो जाग गया. सो दिस इज़ बेसिकली अ gerund phrase. Now we talk about the participle phrase. A participle phrase consists of a present tense, present participle and verb plus ing, or a past participle verb ending in ed, or other forms in case of irregular verbs, a modifier or other associated words. थोड़ा सा इसको दोबारा देखते हैं कि a participle phrase consists of a simple present participle, यानी वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म होगी उसको आप ing के साथ जोड़ देंगे, या पास्ट होगा तो उसमें जिस तरह ed के साथ आप पास्ट बना देते हैं कि जैसे वी कैन से लाइक फिनिश्ड एंड फिनिश्ड,
ठीक है। तो इसके दोनों फॉर्म्स के अंदर ईडी और ईडी आता है, तो आपने इसको सिंपल कह दिया कि ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। और जो अदर फॉर्म्स इन केस ऑफ इरेगुलर वर्ब्स हैं, जिस तरह हम कहते हैं कि बैड, वर्स एंड वर्स्ट, ठीक है। तो बैड एक अलग वर्ब था, ठीक है, और इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो गई, वर्स, और इसकी थर्ड फॉर्म के स्पेलिंग्स बिल्कुल डिफरेंट हो गए, वो हो गए वर्स्ट। तो इरेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं, इरेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जो कि फर्स्ट फॉर्म के अंदर एक स्पेलिंग रखते हो, दूसरी फॉर्म में दूसरे स्पेलिंग रखते हो, और तीसरी फॉर्म में उनके स्पेलिंग्स बिल्कुल चेंज हो जाते हो। जिस तरह रीड भी एक इरेगुलर वर्ब है, अगरचे रीड के स्पेलिंग्स तीनों जगह पर एक ही हैं मगर प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। जिस तरह फर्स्ट फॉर्म में हम उसको रीड पढ़ते हैं, सेकंड फॉर्म में रेड पढ़ते हैं, और थर्ड फॉर्म में भी रेड पढ़ते हैं। अब इसको हम आगे देखते हैं कि a participle phrase consists of a present participle verb plus ing, a past participle verb ending in ed or other forms in case of irregular verbs, and modifier or other associated verbs. A participle phrase is separated by commas. ये चलो अच्छी बात हो गई कि आपको ये समझ में आ गई कि एक पार्टिसिपल फ्रेज क्या होती है, वो सेपरेट होती है कॉमर्स के साथ। इट ऑलवेज एक्ट्स एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस, और ये हमेशा काम करती है एज एन एडजेक्टिव। लेट्स लुक एट द एग्जांपल्स नाउ दैट द किड मेकिंग अ नॉइज नीड्स फूड। ओके, द किड्स मेकिंग अ नॉइज नीड फूड। सो यहाँ पे जो किड्स हैं उनको बताया जा रहा है कि वो बच्चे जो रो रहे हैं, ठीक है। तो बात हो रही है किड्स की, लेकिन बात हो रही है उनके रोने की। तो मेकिंग अ नॉइस इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द किड्स, सो वी कैन से दैट दिस इज वर्किंग, दिस पार्टिसिपल फ्रेज इज बेसिकली अ पार्टिसिपल फ्रेज बट इट इज़ वर्किंग एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। लेकिन इसको हमने पार्टिसिपल फ्रेज क्यों कहा, क्योंकि इसमें मेक यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेक के साथ ing लगाया गया था। Next sentence is I received a letter mentioning about my exams. So mention was a basic noun and ing has made it a participle phrase. So the table made of steel is too expensive. So this is make, made. तो इसका मतलब यहाँ पे past participle यूज़ हुआ है, और past participle में make की second form made आई हुई है। Next example is we saw a car damaged in an accident. तो यहाँ पे डैमेज के साथ ईडी यूज़ हुआ है, लेकिन ये कॉमा के साथ अलग कर दिया गया है, और ये बता रहा है हमें कि दिस इज़ टॉकिंग अबाउट द कार विच हैज़ बीन डैमेज इन एन एक्सीडेंट। सो दिस इज़ एक्चुअली वर्किंग एज एन एडजेक्टिव फ्रेज, लेकिन ये अपने आप के अंदर क्या है, पार्टिसिपल फ्रेज है। लेट्स लुक एट दिस नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप ऑफ फ्रेज विच इज़ एब्सोल्यूट फ्रेज। Absolute phrase, also called nominative phrase, is a group of words including noun or pronoun and a participle as well as any associated modifier. Noun होगा, कोई pronoun होगा, फिर उसके साथ क्या जुड़ा हुआ होगा, कोई भी participle मतलब verb plus ing, और उसके साथ कोई ना कोई modifier होगा। Absolute phrase modifies gives you information about the entire sentence, यानी एब्सोल्यूट फ्रेज जो है वो आपको पूरे जुमले के बारे में कोई ना कोई अहम मालूमात देगी। इट रिजेंबल्स अ क्लॉज, लगता है ये क्लॉज से मिलती जुलती, बट इट लैक्स अ ट्रू फिनिटिव वर्ब, यानी इसके अंदर कोई ना कोई फिनिटिव वर्ब मीन्स मेन वर्ब क्या होता है वो नहीं होता। इट इज़ सेपरेटेड बाय अ कॉमा और पेयर ऑफ कॉमास फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। For example, he looks sad, his face expressing worry, ठीक है। तो इसमें उसका जो एक्सप्रेसिंग है वो एक्सप्रेस होना चाहिए था, उसके साथ ing लगा दिया उन्होंने, तो क्या हो गया, ये एब्सोल्यूट फ्रेज हो गई, उसके साथ ing लगा दिया उन्होंने। इसमें क्या हो गया कि his face जो कि क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है वरी को, तो क्या चीज़ होनी चाहिए थी, इसमें एक नाउन होना चाहिए था, वो फेस हो गया। एक प्रोनाउन होना चाहिए था, वो क्या हो गया, हिज हो गया, और इसके साथ एक पार्टिसिपल होना चाहिए था, यानी वर्ब प्लस ing होना चाहिए था, वो एक्सप्रेस प्लस ing हो गया, एक्सप्रेसिंग हो गया, और फिर कोई ना कोई मॉडिफायर होना चाहिए था, और वो वरी हो गया। तो हिज फेस एक्सप्रेसिंग वरी इज़ एन एब्सोल्यूट फ्रेज बिकॉज इट हैज़ अ प्रोनाउन, इट हैज़ अ नाउन, it has an it has a participle which means that verb plus ing, and it has a modifier which is worry, which is talking about his face expressions.
The next example is she was eating for her friend. She was waiting for her friend, her eyes on the clock. वो अपनी दोस्त के वेट कर रही थी और उसकी जो आंखें थी वो किस तरफ थी, वो क्लॉक की तरफ बार बार जा रही थी। तो इसमें क्या है कि इसमें भी आपके पास क्या है कि एक हर यानी प्रोनाउन है, आइज आपके पास नाउन है, और उसके बाद ऑन द क्लॉक क्या हो गया कि वो घड़ी की तरफ देख रही है। अब आप कहेंगे कि आपके पास इसके अंदर वर्ब के साथ आईएनजी तो है ही नहीं, तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि वर्ब के साथ आईएनजी नहीं है, लेकिन अगर आप नेक्स्ट चीज़ की तरफ देखें तो ऊपर आपके पास लिखा हुआ है कि एब्सोल्यूट फ्रेज मॉडिफाई करती है या इंफॉर्मेशन देती है पूरे सेंटेंस के बारे में। तो शी वॉज वेटिंग फॉर हर फ्रेंड हर आई ऑन द क्लॉक, यानी वो अपनी दोस्त का इंतज़ार कर रही थी घड़ी पर टिकटिकी बांध कर। तो ये घड़ी पर टिकटिकी बांध कर इसका मतलब ये है कि वो अपनी दोस्त का बेचैनी से इंतज़ार कर रही थी। The next thing is John is painting a wall, his shirt dirty with paint. John पेंट कर रहा है वॉल को और उसकी जो शर्ट है दैट इज़ डर्टी विद पेंट, यानी पेंट से डर्टी हो चुकी है। तो ये जो पेंट से डर्टी होना है ये एक्चुअली बता रहा है कि जॉन इज़ पेंटिंग अ वॉल केयरलेसली। So this is all about the phrases, and our next lecture will be about clauses, and after doing phrases and clauses we are going to talk about that what is the basic difference between phrases and clauses. So I'm not going to talk about the clauses in this lecture. They Yes, tomorrow we are going to have a lecture on the clauses. Meanwhile, you must do the exercise that is given on the next pages regarding the phrases, so that you may come to know that how far you have understood these phrases and the types of these phrases. And if you don't understand anything, you can text me in our group so that I can solve your issues and we can talk about it. So I'm going to see you in the next class. Take care of yourself and go through the exercises. Okay, Allah Hafiz.